हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 12 विषय एसपी का विभाग 2, जिसमें हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे, शेयर प्रकाशित करना। शेयर प्रकाशित करना सार्वजनिक कंपनी विज्ञापन पत्र विवरण द्वारा दरखास्त निवेदन करके आम जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। कंपनियां निजी स्तर पर वितरण द्वारा भी प्रतिभूतियां प्रकाशित करती हैं। इसके अलावा राइट हक यानी कि शेयर और बोनस शेयर भी प्रकाशित करती है। भारत में शेयर और अन्य प्रतिभूतियों के सार्वजनिक अभिदान के लिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, कंपनी कानून 2013 और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंतर्गत यानी सेबी द्वारा समय समय पर प्रकाशित मार्गदर्शिकाओं का कंपनी को पालन करना जरूरी होता है। सार्वजनिक कंपनी में कई प्रकार के आते हैं, जिसमें सार्वजनिक अभिदान द्वारा, राइट अभिदान द्वारा, बोनस शेयर द्वारा और निजी स्तर पर शेयर आवंटन द्वारा शेयर की पूंजी एकत्रित करती है। कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल की अनुमति लेकर अंशधारी अपने पास के अतिरिक्त शेयर भी आम जनता को दे सकते हैं, जिसमें बिक्री के लिए निवेदन दरखास्त करते हैं, जिसमें कंपनी विज्ञापन पत्र प्रविरण द्वारा आम जनता को शेयर और अन्य प्रतिभूतियां खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। किसी भी प्रकार की नोटिस, गस्ती पत्र, विज्ञापन पत्र और दूसरे दस्तावेजों द्वारा कंपनी आम जनता को प्रतिभूतियां खरीदने के लिए आमंत्रण देती है, जिसे विज्ञापन पत्र कहते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिस हो या विज्ञापन पत्र हो या दूसरा दस्तावेज जो है कंपनी के द्वारा आम जनता को कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जो भी आमंत्रण दिया जाता है, उसे विज्ञापन पत्र कहा जाता है। सार्वजनिक अभिदान की समग्र प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कंपनी विविध मध्यस्थी जैसे कि लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट, निर्गम, बैंक, अभिगोपक, डिपोजिटरी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, दलाल आदि की मदद लेती है। सार्वजनिक निर्गम करती कंपनी के सेक्रेटरी इन मध्यस्थी की मदद से प्रवर्तमान कानूनों का पालन करके प्रतिभूतियां प्रकाशित करने की समग्र प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। सार्वजनिक निर्गम के लिए प्रावरण को सेबी की स्वीकृति के बाद ही समग्र निर्गम विधि की 2 भाग में बांटा गया है। यानी कि ये सार्वजनिक निर्गम के लिए प्रावरण जो है वो अगर स्वीकृति हो जाए उसके बाद ही वो समग्र निर्गम की विधि जो है करने की विधि, उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शेयर आवेदन विधि, दूसरा शेयर आवंटन विधि। शेयर आवेदन एवं शेयर आवंटन की विधि हम लोग पढ़ते हैं। शेयर आवेदन की विधि को निम्नलिखित सोपानों में बांट सकते हैं। पहला है बैंक में खाता खुलवाना। शेयर आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? बैंक में खाता खुलवाना। कंपनी द्वारा शेयर पूंजी प्रकाशित करने के व्यवहार करने के लिए निर्गम बैंक यानी बैंकर्स टू द इशू की नियुक्ति की जाती है। कंपनी चालू खाता किसी भी अनुसूचित बैंक में खुलवा सकती है। कंपनी द्वारा निर्गम बैंक में शेयर पूंजी के व्यवहार करने के लिए ही विशेष खाता खुलवाया जाता है। इस खाते को एस्क्रो बैंक खाता कहते हैं, यानी शेयर की पूंजी को जमा करने के लिए जो अलग प्रकार का एक खाता खुलता है, उसको एस्क्रो बैंक खाता कहते हैं। संचालक मंडल की सभा में खाता खुलवाने संबंधित ठहराव की नकल और दूसरे दस्तावेज बैंक में पेश करके यह खाता खुलवाया जाता है। यह खाता खुलवाते समय कंपनी गारंटी देती है कि शेयर आवंटन की रकम इसी खाते में जमा कराई जाएगी और शेयर आवंटन की विधि पूर्ण होने के बाद शेयर पूंजी और प्रीमियम सहित की कुल रकम कंपनी के खाते में परिवर्तित की जाएगी। यानी कि शेयर आवंटन की रकम जो है वो इसी खाते में जमा की जाएगी, जो अभी नया खुलवाया गया शेयर के लिए एक अलग से जो एस्क्रो बैंक खुलवाया जाता है खाता, उसमें जमा करना है। आवंटन की विधि पूर्ण होने के बाद यह खाता बंद कर दिया जाता है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय
लॉक्ड अमाउंट की कार्यप्रणाली के अनुसार शेयर आवेदन की रकम संबंधी आवेदक के बैंक खाते में शेयर आवंटन की विधि पूर्ण हो तब तक ब्लॉक कर दी जाती है। अर्थात शेयर आवेदन की रकम कंपनी के बैंक खाते में परिवर्तित नहीं होता है, सीधा सीधा वो बैंक के खाते में नहीं जाता है। अंश आवंटन की विधि पूर्ण होने पर जितना रकम के अंश आवेदक के मंजूर होते हैं उतनी ही रकम आवेदक के खाते में से कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होता है, जिसमें नामंजूर आवेदन की रकम वापस करने का मुद्दा उपस्थित नहीं होता है। एक बार आवेदन कर देने के बाद वो उसमें उनका पैसा वापस नहीं किया जाता है, आवेदन को नामंजूर नहीं किया जाता, और अगर नामंजूर भी कर दिया गया तो उसका रकम वापस नहीं किया जाता है, ऐसा मुद्दा कोई भी नहीं रहता है उसमें। अंश आवेदन पत्र प्राप्त करना। सार्वजनिक निर्गम संबंधी विज्ञापन पत्र प्रविरण को सेबी की स्वीकृति मिलने के बाद कौन सी तारीख के दौरान अभिधान खुला रहेगा, इसका कंपनी अखबारों में इश्तहार देती है। सामान्य रूप से यह मुद्दत 3 से 5 दिन जितनी होती है। इस समय दौरान अंशों का आवेदन करने के लिए इच्छुक सभी प्रकार के विनियोगकर्ता जैसे कि शेयर दलाल, उप दलाल और स्टॉक एक्सचेंज यानी SABA के लिए स्वीकृति बैंक की शाखा में से आवेदन प्राप्त करके उसकी सभी विगतों हस्ताक्षर सहित भरकर दलाल या पेटा दलाल के पास जमा किया जाता है। दलाल या पेटा दलाल यानी दलाल एक होता है जो कि कंपनी से के माध्यम से जुड़ा होता है, और पेटा दलाल जो होता है वो दलाल से जुड़ा होता है। दलाल यानी छोटा दलाल वो हो गया। यह दलाल ASBA के लिए स्वीकृति बैंक में आवेदक की ओर से आवेदन जमा कराते हैं। आवेदक स्वयं भी ASBA के लिए स्वीकृति बैंक में अंश आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ASBA आवेदन में चेक की ज़रूरत नहीं होती है। ASBA की प्रक्रिया के अनुसार जिस बैंक में आवेदक का खाता हो उसी बैंक की ASBA के लिए स्वीकृति किसी भी शाखा में आवेदन पत्र जमा करवाना अनिवार्य है, कारण कि बैंक के द्वारा आवेदक के खाते में आवेदन पत्र की रकम ब्लॉक करनी होती है। आवेदक के बैंक खाते के नमूना अनुसार के हस्ताक्षर और डीमैट खाते के नमूना अनुसार के हस्ताक्षर के आधार पर ही आगे की जो प्रक्रिया होती है वो चालू की जाती है। बैंक अंश आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक आवेदक के खाते में आवेदन की रकम ब्लॉक करके उसकी सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार को करती है, और जिन अंश आवेदकों की रकम ब्लॉक हुई हो उन्हीं आवेदकों को बैंक कंपनी के लीड मैनेजर को सौंपती है। हमारा अगला पॉइंट है शेयर आवेदनों का वर्गीकरण। अंश आवेदन पत्र मिलने के बाद उनके पत्रक तैयार किए जाते हैं। अपूर्ण जानकारी वाले आवेदन पत्र नामंजूर कर दिए जाते हैं। जिनके जो इसमें कॉलम दिया रहता है, जो जानकारी विगत भरनी होती है, अगर वो अपूर्ण है तो नामंजूर कर दिए जाते हैं वो ऐसे आवेदन पत्र। उसके बाद शेयर आवंटन पात्र आवेदन पत्रों का पत्रक तैयार किया जाता है। आवंटन पात्र आवेदनों का अलग अलग प्रकार के आवेदकों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। सेबी की मार्गदर्शिका के अनुसार आवेदकों को फुटकर विनियोगकर्ता, बिन संस्थाकीय उच्च नेटवर्थ धारक विनियोगकर्ता तथा तीसरा स्थाकीय विनियोगकर्ता और चौथा कंपनी के कर्मचारियों में से आवेदक यदि कंपनी के कर्मचारी के लिए आवंटन में शेयर आरक्षित रहे हों तो ही इस प्रकार का होता है। इस प्रकार 4 प्रकार के आवेदनों का वर्गीकरण किया जाता है। सेबी की मार्गदर्शिका के अनुसार फुटकर विनियोगकर्ता के लिए कुल प्रकाशित अंशों के कम से कम 10% अंश आरक्षित रखना जरूरी है। सामान्यतः कंपनी विज्ञापन पत्र में प्रत्येक प्रकार के आवेदकों के लिए कितने प्रमाण में अंश आवंटन करने के लिए आरक्षित रखे उसका उल्लेख करती है। यानी विज्ञापन पत्र जो भेजा गया है उसमें कंपनी इसका उल्लेख करती है कि प्रत्येक प्रकार के आवेदकों के लिए कितने प्रमाण में अंश का आवंटन आरक्षित किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है शेयर आवंटन तथा आवंटन पत्रक। प्रत्येक प्रकार के आवेदकों में से कितने आवेदन पत्र मिले और उस वर्ग में कितने अंश आवंटन करने हैं उसकी तुलना की जाती है।
यदि प्राप्त आवेदन पत्र उस वर्ग के लिए आवंटित अंशों की संख्या से अधिक हो तो अनुपातिक आवंटन किया जाता है। निर्गम के लीड मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी और अंश पंजीयन के लिए आवेदन के लिए मान्य शेयर बाजार के अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा आवंटन को अंतिम रूप दिया जाता है। जिन आवेदकों को अंश आवंटित किए गए हों उनके नाम, डीमैट खाता नंबर, आवंटित अंशों की संख्या, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के आईडी आदि जानकारी सहित के पत्रक तैयार किए जाते हैं, जिन्हें शेयर आवंटन पत्रक कहते हैं। यानी कि शेयर आवंटन पत्रक में क्या क्या होता है, जिन आवेदकों को अंश आवंटित किए होते हैं उनके नाम, डीमैट खाता नंबर, आवंटित अंशों की संख्या, ये सारी जानकारियाँ उसमें रहती है। ऐसे जो पत्रक तैयार किए जाते हैं उसे आवंटन पत्रक कहते हैं। संबंधित आवेदकों को आवंटित अंशों की सूचना डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दी जाती है और संबंधित आवेदक के डीमैट खाते में आवंटित अंश जमा किए जाते हैं। उसकी रकम संबंधित आवेदक के बैंक खाते में यानी ASBA के अधीन ब्लॉक की हुई रकम में से उधार करके कंपनी के एस्क्रो खाता में जमा कर दी जाती है। संबंधित शेयर बाजार द्वारा तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स द्वारा विनियोगकर्ता को आवंटित अंशों की संख्या की सूचना SMS और ईमेल से कर दी जाती है। कंपनी द्वारा अंश आवंटन की सूचना कंपनी रजिस्ट्रार यानी ROC को और सेबी को भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारा आगे का पॉइंट है अंश आवंटन की विधि, यानी हम किस तरीके से शेयर को बांटते हैं लोगों के बीच में। तो अंश आवंटन का अर्थ क्या है? कंपनी द्वारा प्रकाशित किए गए अंशों के संदर्भ में आम जनता की ओर से प्राप्त अंश आवेदनों का आवंटन करना और आवंटन के डीमैट खाते में अंश जमा कराना ही अंश आवंटन का वितरण कहलाता है। अंश आवंटन की विधि। अंश आवंटन की विधि को निम्नलिखित सोपानों में बांट सकते हैं। पहला है ASBA यानी ASBA, मान्य बैंक की शाखाओं द्वारा अंश आवेदन की रकम संबंधित आवेदक के खाते में स्थगित करना। स्थगित हुए आवेदक कंपनी के सार्वजनिक अभिदान के लिए नियुक्त सिंडिकेट मेंबर्स को सौंपना। दूसरा है सिंडिकेट मेंबर्स द्वारा आवेदन की माहिती, जैसे कि आवेदक का नाम, विनियोगकर्ता का वर्ग, आवेदन किए अंशों की संख्या, अंश की कीमत, बुक बिल्डिंग ऑफर हो तो बीड सहित, आवेदन फॉर्म नंबर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स नंबर, डीमैट खाता नंबर, भरी रकम आदि माहिती मान्य शेयर बाजार के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम में भरते हैं। तीसरा है सिंडिकेट मेंबर के द्वारा आवेदन और समस्त विवरण निर्गम अभिदान रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। आवेदन की समस्त जानकारी मान्य शेयर बाजार को भी भेजी जाती है। चौथा है अभिदान निर्गम रजिस्ट्रार प्राप्त आवेदनों को विनियोगकर्ता के अलग अलग वर्ग, जैसे कि फुटकर विनियोगकर्ता, उच्च नेटवर्थ धारक विनियोगकर्ता, विदेशी विनियोगकर्ता, कंपनी के कर्मचारी, संस्थाकीय विनियोगकर्ता आदि वर्ग में बांटकर उनका संपूर्ण जानकारी सहित के पत्रक तैयार करता है। पांचवा है निर्गम रजिस्ट्रार, लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर, कंपनी सेक्रेटरी और संचालक मंडल साथ मिलकर अलग अलग वर्ग में आए आवेदनों और उस वर्ग में आवंटित अंशों के आधार पर आवंटन का आधार निश्चित करते हैं। छठा है आवंटन के लिए निश्चित किए आधार को ध्यान में रखकर अलग अलग आवेदकों के बीच निर्धारित अंशों का आवंटन किया जाता है। अभिदान रजिस्ट्रार द्वारा अंश आवंटन का पत्रक तैयार करके मान्य शेयर बाजार, डिपॉजिटरी और सेबी को भेज दिया जाता है। डिपॉजिटरी द्वारा आवेदक के डीमैट खाते में अंश जमा किए जाते हैं और डिपॉजिटरी तथा मान्य शेयर बाजार द्वारा आवेदकों को स्वीकृत हुए या अस्वीकृत हुए शेयरों के बारे में SMS और ईमेल द्वारा जानकारी दी जाती है। इसके बाद लीड मैनेजर के द्वारा मान्य शेयर बाजार में शेयर पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
छठा है 7वां है सेबी की मार्गदर्शिकाओं और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना ही अंश आवंटन किया हो। 8वां है प्रविवरण यानी विज्ञापन पत्र में दी जानकारी गलत प्रकार का मार्ग दिखाने वाली या सही नहीं हो, गलत तरीके का हो तो अंश आवंटन को रोक दिया जाता है। अगला है अनियमित अंश आवंटन के प्रभाव। जब अंश आवंटन अनियमित हो तब आवेदक अपनी इच्छा से ही अंश आवंटन रद्द करा सकता है और अपनी भारी रकम वापस कर सकता है। अनियमित अंश आवंटन के संयोग में उल्लेखनीय बात यह है कि आवेदक को नुकसान हुआ हो तो वह चाहे तो रद्द करा सकता है। उसके रद्द करवाने की समय मर्यादा निम्नानुसार होती है। उसमें कुछ समय मर्यादा होता है, उसके अंतर्गत वो रह करके अपना अंश आवंटन जो भी हुआ है उसको रोक सकता है। पहला है वैधानिक प्रथम सभा भरने के बाद के 2 मास तक के अंश आवंटन रद्द कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। दूसरा है यदि वैधानिक प्रथम सभा होने के बाद अंश आवंटन किया गया हो तो आवंटन की तारीख के बाद के 2 माह के अंश आवंटन रद्द करवाया जा सकता है। तारीख के बाद के अगर अंश आवंटन जब कर दिया गया है तो उसके तारीख जो है उस तारीख के बाद के 2 महीना जो आता है उस समय वो अंश आवंटन करवा सकता है। कोई संचालक जानबूझकर वैधानिक आवंटन के प्रावधानों का उल्लंघन करे अथवा अन्य किसी को वैसा करने दे तो ऐसे अनियमित आवंटन के परिणाम स्वरूप कंपनी या अंशधारी का कोई नुकसान हो या खर्च हो तो वह चुकाने के लिए संचालक स्वयं जिम्मेदार है। परंतु इस प्रकार का नुकसानी मुआवजा प्राप्त करने के लिए जरूरी कार्यवाही अंश आवंटन के बाद के 2 वर्ष की अवधि में शुरू करनी चाहिए। ये तो हुआ हमारा अनियमित अंश आवंटन के प्रभाव। अब हमारा है अवैधानिक अंश आवंटन। अंश आवंटन निम्नलिखित संयोगों में अवैधानिक गिना जाता है, जिसमें है ए अंश आवंटन अंशधारक एवं कंपनी के बीच हुआ करार होता है और ऐसा करार संपूर्ण करार तभी कहलाता है जब उसके आवश्यक तत्वों की उपस्थिति हो, अर्थात ऐसे आवश्यक तत्वों की कमी हो और यदि अंश आवंटन होता है तो अवैधानिक माना जाता है। जो आवश्यक उसमें मुद्दाएं या आवश्यक पत्रक होने चाहिए वो अगर उसमें कमी है तो वो अवैधानिक माना जाता है। जिसमें निम्नलिखित तत्वों के न होने पर अंश आवंटन अवैधानिक गिना जाता है, जो प्रारंभ से ही रद्द माना जाता है। उसके कई पॉइंट हैं, जैसे पहला हो गया निवेदन या दरखास्त। आवेदक यानी अर्थात जो कि भविष्य में अंशधारक बनना चाहता है उसे कंपनी के समक्ष अंश खरीदने के लिए निवेदन किया हुआ होना चाहिए। ऐसा निवेदन दरखास्त माना जाता है। दूसरा है दरखास्त को स्वीकार करना। यदि आवेदक ने निवेदन किया हो तो कंपनी द्वारा उसे स्वीकार किया होना चाहिए। संचालक अंश आवंटन का ठहराव करते हैं तब दरखास्त की स्वीकृति कंपनी ने की ऐसा माना जाता है, और अगर दरखास्त स्वीकार नहीं किया गया तो वो अवैधानिक माना जाएगा। स्वीकृति की जानकारी। कंपनी को आवेदक को अंश आवेदन की स्वीकृति की जानकारी देनी चाहिए। जब कंपनी आवंटन पत्र भेजती है तब दरखास्त स्वीकृति हो गई है और उसकी जानकारी दे दी है ऐसा माना जाता है। चौथा है प्रतिफल। कंपनी को आवंटन पत्र में मांगी रकम आवेदक चुकाता है तब उसके प्रतिफल चुकाया है ऐसा माना जाता है। अगर मांगा गया रकम आवेदक भर देता है तो प्रतिफल ऐसा माना जाता है कि उसने प्रतिफल चुका दिया है। अब इसमें हमने पहला था ये हमारा अंश आवंटन और कंपनी के बीच जो करार होता है, और अब है इसमें हमारा बी नियमन पत्र के प्रावधानों के विरुद्ध अंश आवंटन किया गया जाए तो ऐसा आवंटन अवैधानिक माना जाता है। सी है संचालक व्यक्तिगत रूप से अंश आवंटन करे तो वह अवैधानिक माना जाता है। कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल द्वारा ही अंश आवंटन हो सकता है। चौथा है मान्य शेयर बाजार में कंपनी के अंशों की लिस्टिंग संबंधित आवश्यक प्रावधानों का उल्लंघन किया जाए और अंश आवंटन किया जाए तो वह भी अवैधानिक माना जाता है। अवैधानिक अंश आवंटन सिद्ध करने के लिए आवेदन करना जरूरी नहीं है। जब कंपनी अधिनियम या अन्य किसी कानून के
किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने के कारण प्राथमिक रूप से ही अंश आवंटन रद्द माना जाए, तब वैसा अंश आवंटन स्वतः ही अवैधानिक माना जाता है। इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर हम रोकते हैं।